Good morning, student. Welcome to chemistry class. In today's class, as you know that we are doing revision. We will see some defect in crystal. Before that, some numericals are left to revise, in which we say calculate the edge length and radius and some formula based questions. Okay, now you write a question is that the compound cuprous chloride molecular mass 99 molecular mass 99 gram per mole. Okay, the compound cuprous chloride, यहाँ पे हमारा कंपाउंड क्या है, क्यूप्रस CuCl, मॉलिक्यूलर मास इसका जो है 99 ग्राम पर मोल। तो आगे लिखिए, द कंपाउंड CuCl फार्मूला मोलर मास 99 has a FCC structure like zinc sulfide. क्या है यहाँ पे, FCC structure like zinc sulfide, जिंक सल्फाइड की तरह से यहाँ पे भी क्या है, FCC स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट्स डेंसिटी इज 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे इसकी डेंसिटी दी हुई है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एज ऑफ द यूनिट सेल? व्हाट इज द लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल? हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। अब वो ए निकालने के लिए हमें Na की वैल्यू तो क्लियर है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। तो FCC है तो यहाँ पे हमारा Z की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, तो हमें अब डेंसिटी का फार्मूला लगाना है, D इक्वल टू ZM A क्यूब इंटू Na। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं A क्यूब हमें निकालना है। A क्यूब, पहले A क्यूब निकालना होगा, तो ZM अपॉन D इंटू Na। यहाँ से ये वैल्यू रखेंगे, Z की वैल्यू 4 रखेंगे, M की वैल्यू 99 रखेंगे और डेंसिटी यहाँ पे रखेंगे 3.4 और 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6396 हो जाएगा और इसको 20.68 इंटू 10 टू पावर -23 है। ठीक है, तो ये तो हमारा ए क्यूब की वैल्यू आ गई। अब इसके आगे का प्रॉब्लम क्या है कि हमें ए क्यूब कैसे निकालना है। स्क्वायर तो निकालना सीख गए, ए क्यूब कैसे निकालेंगे? मैथ के स्टूडेंट तो हमें उम्मीद है कि निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बायो वाले कैसे निकालेंगे?
इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे ये 26 ही रहेगा, 23 ही रहेगा। तो ये 19.47 21 यहाँ पे जाएगा ये, ठीक है। 19.347 सॉरी इंटू 10 टू पावर -23 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसको नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले गिवन लिखना बहुत जरूरी है। अगर गिवन लिख लेंगे तो न्यूमेरिकल लगाना बहुत आसान होगा, घबराने की जरूरत नहीं होती है। थोड़े से लंबे होते हैं न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 19.347 इंटू 10 टू पावर -23। अब अगर सॉल्व ना हो तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसको हम अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो इसको 193.47 इंटू 10 टू पावर -24 कर दें, तो भी हमारा 24 जो है कि रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, ए क्यूब 193.47 इंटू 10 टू पावर -24। अब तो ये बाहर आ जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब ये हमारा क्यूब अंदर में क्या रहेगा, 193.47 इंटू 10 टू पावर -8, ठीक है। अब हमें सॉल्व किसको करना है, अंडर रूट को, ठीक है। हमें क्या करना है, अंडर रूट को सॉल्व करना है। हम दोनों साइड में इसको हम लिख सकते हैं log a इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा log 193.47 इंटू 10 टू पावर 3, 1/3। 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 1/3। इतने पोर्शन का हम लॉग निकाल लेते हैं, बाकी ये तो हमारे पास आ गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 log 93.47। अब इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू जो है कि 1/3 इंटू, पहले तो 100 में है तो ये 20 हो गया। अब उसके बाद हम 93 में इसको देखेंगे तो ये हमारा 2.2867 है। इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा log a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे log a की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, इसको ये हो जाएगा log a इक्वल टू 0.762, यहाँ पे हो जाएगा 21, 18, फिर 2 टाइम, फिर यहाँ पे 2 टाइम, 7622 आ गया। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अगर a निकालना है तो एंटी लॉग 0.7622 देखना होगा। अब इसका टेबल हमने देखना बताया है सबको, कैसे देखना है इसको हमें लॉग टेबल में 7.76
में दूसरे कॉलम में इसको देख लेंगे और 1 पॉइंट पे यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए कितना आ रहा है, 5 पॉइंट के आसपास आना चाहिए। 5.784 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कर दो, ठीक है। अब ये हमारा सेंटीमीटर में ए की वैल्यू आ गई। तो थोड़ा सा अगर हम पेशेंस रखेंगे तो हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्ज़ाम में टेबल मिलता है, ठीक है। और ये भी याद रखें कि जहाँ तक हम पॉसिबल है सॉल्व कर सकते हैं तो वहाँ तक सॉल्व जरूर करना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी न्यूमेरिकल को नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब हम कुछ अलग टाइप के अगले क्वेश्चंस को देखते हैं जहाँ पे हमें रेडियस निकालना हो, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल जेड निकालना तो हमने सीख लिया है। अब न्यूमेरिकल है, टंगस्टन क्रिस्टलाइजेस इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल if the age length of the cell is 316.5 picometer, what is the radius of the tungsten atom, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। टंगस्टन क्रिस्टलाइजेज इन द बॉडी सेंटर्ड BCC, ओके। तो यहाँ पे Z = 2 आएगा, BCC, ओके। इफ द एज ऑफ द सेल इज 316.5, E = 316.5 picometer, ओके। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द टंगस्टन एटम, हमें R की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 4R = √3E, ये BCC के लिए होता है। ये क्या होता है, फॉर BCC के लिए ये होता है। इन BCC हम लोग पहले कैलकुलेशन कर चुके हैं, ठीक है। अभी एक टेबल भी दे देंगे जिससे कि किसी चीज़ को पता लगाना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो हमें रेडियस निकालना है, तो ये हो जाएगा √3E/4। अब हमें बस क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। √3 × 316.5/4। तो इसको हम 1.7 × 316.5/4 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है फटाफट, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका हमें वैल्यू पता हो जाएगा। तो ये हमारा आना चाहिए 137.04 पिकोमीटर, ये आपका आंसर है। तो BCC FCC में रेडियस और इसका सिंपल क्यूबिक का रेडियस, जब हम लोग पैकिंग इफिशियंसी पढ़ रहे थे तो पैकिंग इफिशियंसी के दौरान ये रिलेशन हम लोग देखे थे। वो रिलेशन बहुत काम का है, उसको नोट कर लीजिएगा। और भी कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। हैव यू नोटेड? ओके, चलिए एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फिर इसके बाद डिफेक्ट शुरू कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि एक क्वेश्चन है,
सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन FCC, सिल्वर crystallizes in FCC cubic unit cell. Each side of the cube unit cell has a length of 400 picometer. ठीक है, एक FCC बनाता है, FCC बनाता है मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि एटम जो कॉर्नर पे है वो तो है ही, सेंटर पे भी है, ठीक है, ये फेस पे भी है, ऐसे सारे कॉर्नर पे हो जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेट द, अब यहाँ पे एज लेंथ दिया हुआ है E इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमें E पता है, ये हमारा क्या है, ये E है, तो E इक्वल टू 400 पिकोमीटर PM दिया हुआ है। FCC है, FCC के लिए Z इक्वल टू 4 आएगा, जब यूज होगा तो यूज कर लेंगे इसका, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि यहाँ पे डायगोनल पे सारे सेल एक दूसरे को टच करते हुए हैं, तो अब यहाँ से अगर हम ये देखिए, इसको अगर हम निकालते हैं, इसमें किसी का डायगोनल अगर कैलकुलेट करते हैं, तो सपोज ये A है, ये A है, और यहाँ से ये हमारा ABC है, यहाँ पे ये D है सपोज, तो यहाँ से हमारा BC ट्राइंगल ABC अगर देखें, BC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो यहाँ से A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, और ये BC स्क्वायर, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2A, ठीक है। BC बराबर ये हो गया। अब यहाँ से BC बराबर हम यहाँ पे देखें तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे देखें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे इसका ये हाफ R हो गया, यहाँ पे 2 रेडियस है तो R प्लस R हो गया, यहाँ पे 1 रेडियस है, यानी यहाँ पे BC इक्वल टू 4R, BC इक्वल टू 4R, और यहाँ से BC इक्वल टू क्या है, अंडर रूट 2A, ठीक है। तो ये आसान हो गया, तो रेडियस हमें निकालना है, R इक्वल टू अंडर रूट 2A अपॉन 4, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, अंडर रूट 2 की वैल्यू 414, A की वैल्यू 400, और यहाँ पे ये हो गया 4, तो 4 से ये कट गया, यहाँ पे आ गया 141.4 पिकोमीटर, इसका आ गया रेडियस, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के रेडियस के न्यूमेरिकल होंगे जिसको लगाने होंगे कुछ। अब हम लोग फार्मूला बेस भी क्वेश्चन देख लेते हैं, कहीं कहीं पे फार्मूला पूछ देता है, ठीक है। रेडियस के तो न्यूमेरिकल हमने लगा लिए, सारी जगह पे रेडियस का न्यूमेरिकल हमें इसी तरह से लगाना है, कोई इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। अब एक देख लेते हैं यहाँ पे, वैसे हम लोगों ने फार्मूला तो देखा ही था, एन एलॉय ऑफ गोल्ड एंड कैडमियम क्रिस्टलाइजेस, ये एक न्यूमेरिकल यहाँ पे नया देखते हैं, इसको नोट कर लिया होगा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा हिम्मत जुटाने की जरूरत है, न्यूमेरिकल सारे लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एन एलॉय ऑफ गोल्ड एंड कैडमियम क्रिस्टलाइजेस विद द क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच द गोल्ड एटम ऑक्यूपाई द कॉर्नर एंड कैडमियम फिट इनटू द फेस सेंटर, असाइन द फार्मूला। इसमें क्या कहा गया है कि एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है,
ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे गोल्ड है AU, इस पे क्या है AU, जितना भी कॉर्नर है उस पे AU है, AU, यहाँ पे भी AU, यहाँ पे भी AU। लेकिन जो फेस है, इस फेस पे कैडमियम 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 है, और इस फेस पे फ्रंट में कैडमियम है, और इस फेस पे बैक में कैडमियम। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देख लेंगे कि सिल्वर गोल्ड का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड एटम अगर देखें, कंट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड एटम क्या होगा, कॉर्नर पे है 8 एटम है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, कॉर्नर पे 1/8 इक्वल टू आ गया 8। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ कैडमियम एटम, ये कितना हो जाएगा, फेस पे तो हाफ कंट्रीब्यूशन होता है, तो 6 × 1/2 इक्वल टू 3। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी AU is to CD इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे 1 होगा, सॉरी 1:3। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला विल बी व्हाट, फार्मूला विल बी AU CD3, दिस इज द फार्मूला। तो जो स्ट्रक्चर बेस फार्मूले हैं उनको तो ऐसे लगा लेना है, और जहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वायर्ड और उसकी बात आती है, टेट्राहेड्रल वायर्ड की बात आती है, तो हमें बस इतना याद रखना है कि जो ऑक्टाहेड्रल वायर्ड होते हैं उनका नंबर 1 होता है। अब वो जितना भी कॉर्नर होता है, वो अगर 1 आया तो इसका मतलब वो कॉर्नर पे है, और 2 आना है तो यानी वो वायर्स को बीच बीच में एटम्स हैं, तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे रेशियो जो है 1:2 का रेशियो है, तो जितना भी टेट्राहेड्रल बोलेगा वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऑक्टाहेड्रल हमेशा 1 होगा, बस फार्मूला बन गया। ठीक है, चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं डिफेक्ट्स पे, आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफेक्ट जानेंगे कि डिफेक्ट क्या होता है। देखिए, डिफेक्ट का मतलब होता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल some impurities are added or some atoms escape from crystal, this is known as defect. Known as defect.
जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब हम कोई क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट होने पर एटम गायब हो जाते हैं। कभी ये होता है कि हीट करने पे जो है कि इम्प्योरिटीज उसके अंदर आके ऐड हो जाती है। तो कभी भी परफेक्ट क्रिस्टल नहीं बनता है कि अगर हम क्रिस्टलाइजेशन करें और जिन जिन एटम्स को लेकर क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं एग्जैक्ट वही आके क्रिस्टल के अंदर सेट होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा न हो पाने की वजह से हम डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो कहीं डिफेक्ट के फायदे भी हैं, कहीं डिफेक्ट के नुकसान भी हैं। ठीक है। अब ये जो डिफेक्ट होते हैं दो तरह के होते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अगर पूरा इंटायर लाइन अगर हीट कर रहे हैं तो पता चला बीच से एक लाइन गायब हो गई, ऊपर से एक लाइन गायब हो गई। तो यहाँ पे जो डिफेक्ट के टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। वन इज द लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। एक तो पूरी की पूरी लाइन डिफेक्ट हो गया। अब इसमें क्या हो गया, पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। एक तो हो गया लाइन डिफेक्ट, एक तो हो गया पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है। अब पॉइंट डिफेक्ट का मतलब हो गया कि एक आध एटम, कोई भी पॉइंट से एटम बाहर निकल गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया। तो हम लोग जानते हैं कि जो क्रिस्टल दो तरह के होते हैं, एक तो कोवेलेंट और एक आयनिक क्रिस्टल होते हैं। तो लाइन डिफेक्ट में क्या क्या लिखेंगे, इंटायर लाइन स्केप, a complete line escape from crystal or defect in entire line of crystal। ओके, ठीक है। अब जो पॉइंट डिफेक्ट होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड, डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड, अपॉन द कंपाउंड। अगर कंपाउंड के बेस पे देखें, कंपाउंड के बेस पे देखें तो हमें ये जो डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट, दो तरह से, जैसे कि एक तो कोवेलेंट कंपाउंड हो गया, कोवेलेंट कंपाउंड। दूसरा हमारा यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा होगा हमारा आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड में हमें दो तरह का डिफेक्ट मिलता है, एक तो वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तो दो तरह के डिफेक्ट हो गए, एक तो वैकेंसी डिफेक्ट हो गया और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया। ठीक है। अब हम दूसरा आते हैं आयनिक डिफेक्ट में। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको दो तरह का मिलता है। ठीक है। एक तो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट,
और दूसरा हमारा है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो अब इनके इन सारे डिफेक्ट्स में जो है कि थोड़ी सी सिमिलरिटी है। इसमें कोवेलेंट कंपाउंड में वैकेंसी डिफेक्ट बनाते वक्त क्या होता है कि क्रिस्टल लैटिस से कोई एटम गायब हो गया, कैटाइन और एनाइन इक्वल अमाउंट, अरे सॉरी, जो कोई दो एटम डिफरेंट हैं, दो डिफरेंट एटम गायब हो गए, स्पेस खाली हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी कम हो जाती है, तो यह वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, खाली जगह क्रिएट हो जाती है। दूसरा यहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, कोई भी चीज़ जो एटम के बीच में जगह है, सपोज करो कि ये एटम है और ये एटम बीच में आ गया, ठीक है, तो एटम कहीं गया नहीं, बीच में आ गया खाली जगह पे, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया। इसमें डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि एटम कहीं गया नहीं है, एटम जो है कि केवल खाली जगह पे आ गया है। इसके बाद हमारा एक ये फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह से होता है, जो शॉटकी डिफेक्ट होता है वो वैकेंसी डिफेक्ट की तरह से होता है। इसमें इक्वल अमाउंट में कैटायन और एनायन गायब हो जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस खाली हो जाता है, उस कंडीशन में वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन जो न्यूट्रलिटी होती है वो मेंटेन रहती है क्योंकि सेम अमाउंट में जो कि सभी गायब होते हैं। और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें जो है कि डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, इसमें एटम जो है इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। तो कल हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे सारे। अभी और इसके अंदर पॉइंट डिफेक्ट के अंदर और देखा जाए तो एक तो स्टिचियोमेट्री भी है और एक हमारा जो है कि इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्शन है या इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, और एक हमारा जो है कि नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट भी है। तो कल हम बाकी के बारे में भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।